Hi, man. Good evening. Okay, let's start. Chapter 21. Consolidated Statement of Financial Positions. कल किया फिर एक बार रिवाइज जो कराया था, टाइम नहीं मिला. Anyways, let's start. Submit. तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? ग्रुप का क्या डेफिनेशन था? There is a parent and there is a subsidiary. बेसिकली रिलेशनशिप क्या था हमारा? कंट्रोल का. कंट्रोल कैसे डिफाइन होता है? You have the ability to influence. Ability to influence जनरली कैसे आएगी? If you have more than 50% of shares. ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, कल हमने पूरा चार्ट फॉर्म में देखा भी था, जो पेरेंट सब्सिडियरीज होंगी उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? ग्रुप बोलेंगे. ग्रुप के अंदर क्या होगा? पेरेंट एंड सब्सिडियरी. पेरेंट कौन है? जो कंट्रोल करेगा, राइट. उसके बाद हमने ये सारा पढ़ा था, वो सब तो ठीक है. बेसिक आपको क्या याद रखना है? एनसीआई आपको पता है, 100 से अगर कम हमारा शेयर ऑफ ओनरशिप रहेगा तो जो भी हमारा जो नहीं है उसे क्या बोलेंगे? हमारा कंट्रोल है वो तो हमारे शेयर से, तो बाकी के शेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. बेसिकली क्या होता है कि हम जो असेट है और लायबिलिटीज है दूसरी कंपनी की, जो हमने हमारी सब्सिडियरी है, उसका हम क्या करते हैं? टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज हम प्रोपोर्शनेट नहीं करते. जैसे कि हमारा 80% का शेयर है, राइट, तो हम ऐसा नहीं करते कि हम 80% की असेट हमारी बैलेंस शीट में दिखाते. ठीक है, जो कंसोलिडेशन हम करते हैं एज पर आईएएस और आईएफआरएस, उसमें बेस क्या रहता है? 100% कंसोलिडेशन. बेसिकली हम पूरी की पूरी असेट्स और पूरी की पूरी लायबिलिटीज हमेशा ही हमारी बैलेंस शीट में लाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या हमारे पास 100% कंट्रोल है या लेस देन 100 है. ठीक है, जब आपका 50 से ज्यादा शेयर है, 50 से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो हम पूरा का पूरा ही कंसोलिडेशन करेंगे, 100% कंसोलिडेशन. तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने तो 100% ले लिया, लेकिन एक्चुअली तो हमारा अगर उससे कम है तो ये तो फिर ट्रू एंड फेयर वैल्यू हुई नहीं. तो क्या होता है कि यहाँ पे हम जो असेट लिखते हैं लायबिलिटीज वो पूरी लिखते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं? एनसीआई. तो बेसिकली क्या होता है कि नेट असेट्स में से एनसीआई का लेस है 20% शेयर है, तो यहाँ पे जो आ जाता है उसका वैल्यू, उससे क्या हो जाता है कि हमारा शेयर ही रिकॉर्ड होता है. ठीक है, कोई क्लिक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, शाम करेंगे तो आ जाएगा. ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है? ये स्टेप्स. क्या स्टेप्स? ये जो आपका कंसोलिडेशन का सम आएगा तो आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा. सबसे पहले आप करोगे एस्टैब्लिश द ग्रुप स्ट्रक्चर, तो उसमें आप ये एक छोटा सा चार्ट बना देना और 80% होल्डिंग वगैरह बता देना और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नोट करके लिख देना. ठीक है, स्टेप वाइज. उसके बाद क्या आएगा? नेट असेट्स. नेट असेट्स में फ्रेंड्स हमारा क्या लॉजिक है? बेसिकली नेट असेट्स क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, राइट. नेट का मीनिंग ये होता है, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस. व्हाट इज नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी. लेकिन अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें तो क्या होता है? इक्विटी, रिजर्व, एनसीएल, सीएल, और यहाँ पे क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स. तो अगर आपको नेट एसेट्स चाहिए फ्रेंड्स नेट एसेट्स चाहिए, तो एक रास्ता तो क्या है कि आप टोटल एसेट्स करो और उसमें से टोटल लायबिलिटीज यानी कि ये पोर्शन रिड्यूस कर दो, तो क्या आ जाएगा? तो लॉजिकली मैथमेटिकली अगर आप देखो कि आपने ये टोटल किया और उसमें से ये निकाल दिया तो ऑब्वियसली यही बचेगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली होती है ना. तो यहाँ पे हम नेट एसेट्स जो गिन रहे हैं, आपने अगर 11th 12th में कंसोलिडेशन किया होगा या फिर बीकॉम में आने वाला है तो आप देखोगे कि हमारे में हम क्या करते हैं, जब नेट एसेट्स देखनी होती है ना तो हम सारे एसेट्स को टोटल करते हैं और उसमें से लायबिलिटीज लेस करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपका ईसीसीए में हम क्या कर रहे हैं? इजियर वे आउट, कि ये सारा ऐड करके इसमें से ये फाइंड करके नेट एसेट से अच्छा है कि मैथमेटिकली आप देखो तो टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी इज व्हाट? बेसिकली इट इज इक्विटी प्लस रिजर्व्स, राइट. तो यहाँ पे जो नेट एसेट्स फॉर सब्सिडरी है वो क्या करेगा? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, सरप्लस, अर्निंग्स, बेसिकली इक्विटी एंड रिजर्व्स. एनसीएल और सीएल के अलावा जो भी आपका बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है,
क्या है वो अपना स्टेप 2। उसके बाद क्या करोगे आप, गुडविल फाइंड करोगे कि आपने तो पैसा दिया लेकिन ज्यादा दिया या कम दिया, राइट। उससे क्या बोलोगे, गुडविल। लेट्स से कोई कंपनी 100 करोड़ की थी, ठीक है, हमने उसके 60% शेयर्स परचेस किए, तो लॉजिकली हमें क्या देना चाहिए उन्हें, 60 करोड़, राइट। लेकिन इफ वी पे हायर लेट्स से 65 करोड़ और 70 करोड़, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वी आर पेइंग अ प्रीमियम ऑफ इट। उसे क्या बोलते हैं, हमने क्यों प्रीमियम पे किया, क्योंकि जो वो फर्म है उसका क्या है, मार्केट में गुडविल है, ठीक है। तो स्टेप वाइज फर्स्ट क्या करोगे, ग्रुप स्ट्रक्चर, सेकंड में नेट एसेट्स और सब्सिडियरी, उसके बाद क्या है, गुडविल कैलकुलेट करोगे, और गुडविल के बाद क्या करोगे, एनसीआई। अब मैंने बता तो दिया कि एक बार एनसीआई लिख दिया आपने, पर वो वहीं का वहीं नहीं रुकेगा। क्यों सर, क्योंकि देखो जिस दिन आपने एक्विजिशन किया तो एक तो आपको गुडविल पता चल जाएगा, सर गुडविल, हाँ, क्योंकि हम देखेंगे ना कि जो हमने पे किया वो फेयर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पे किया हमने तो उसे क्या बोलेंगे, गुडविल। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी होगा ना जो हमारा नहीं है, लेट्स से फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 14,000, तो ये हिस्सा हमारा नहीं है। अब क्या होगा, लेट्स से हमने 1 अप्रैल पे परचेस किया, ठीक है, साल हमारा कैलेंडर ईयर है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा पता है, हम फिर से नेट असेट्स देखेंगे। सर क्यों, क्योंकि हमें पता चले कि रिटेन्ड अर्निंग्स नई कंपनी का क्या है, सर उससे क्या होगा, तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको हम क्या करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करेंगे। क्यों सर डेट ऑफ एक्विजिशन, फर्स्ट डेट क्यों नहीं, क्योंकि देखो उससे पहले जो रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, आपकी अगर सब्सिडियरी कंपनी है लेट्स से बी, उसमें जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उस पे आपका कंट्रोल कब से आया फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे आप कंपेयर किससे करोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन से, ठीक है, ओपनिंग डेट से नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट डेट से नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने एक्वायर किया तब वो कंपनी का रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या था और लास्ट डे पे क्या है, और ये दोनों का डिफरेंस को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, यानी जो हमने एक्विजिशन किया उसके बाद का प्रॉफिट। अब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लेट्स से आपका 80% होल्डिंग है ना, तो आपके ग्रुप के रिटेन अर्निंग्स में 80% ऐड कर देंगे, और ये जो 20% है उसको हम एनसीआई में ऐड कर देंगे, ताकि उसका बैलेंस भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके शेयर भी, अगर उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, लेट्स से 20% शेयर्स है उसके पास, तो प्रॉफिट में 20% हिस्सा उसका होगा, तो लॉजिकली उसका भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, राइट। तो बेसिकली एनसीआई जो एक आपने रिकॉर्डिंग कर लिया वो ठीक है, उसके बाद साल के एंड में क्या होगा, उसका प्रॉफिट वगैरह डिविडेंड वगैरह का इफेक्ट आएगा। गॉट इट, क्या था ये स्टेप नंबर 4, और उसके बाद क्या है, रिटेन अर्निंग, बेसिकली यही हुआ। ये तो आपको फर्स्ट डे पता चल जाएगा, और ये फिगर जो है वो क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले रिजर्व में से, आप क्लोजिंग रिजर्व माइनस करोगे। अभी आप सुनो ध्यान से, अगर नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, जैसे ही हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे ना सब पता चल जाएगा, ओके। मैंने क्यों रिवाइज किया आपको, ताकि आपको स्टेप पता चले, कौन सा स्टेप, कि आपको स्टेप वाइज क्या स्टेप करना है। क्या था फर्स्ट स्टेप, ग्रुप फाइंड करोगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, नेट एसेट्स, उसके बाद गुडविल, उसके बाद एनसीआई, और लास्ट में हमारा ग्रुप का रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 5 चीजों की वर्किंग नोट आपको स्टेप वाइज बनानी चाहिए। सर हम कोई और पहले बना दे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मेट क्या है, नया नया चैप्टर है, तो अगर आप स्टेप वाइज जाओगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जब जब हम अभी तक बात कर रहे थे तब उसको प्रैक्टिकल देखते कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या H&S रखा है, इजी करना है, ये क्या है, होल्डिंग, ये क्या है, सब्सिडियरी कंपनी, गॉट इट। यानी कि ये कंपनी ने इस कंपनी के शेयर्स परचेस किए होंगे, राइट। ये कब का है फ्रेंड्स डेटा, 31 दिसंबर 2018। हमने कब शेयर परचेस किए नहीं बताया, आगे देखते हैं। तो क्या होता है, दोनों में असेट्स होंगी, और हमारे में क्या होगा, एक और चीज होगा, इन्वेस्टमेंट इन एस, क्योंकि जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे होंगे ना फ्रेंड्स, एंट्री क्या होगा पता है, सिंपल, आप कैश दोगे तो कैश क्रेडिट होने वाला है, वो तो क्लियर है। और आप शेयर क्यों खरीदते हो, एज एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट हो जाता है।
और फ्रेंड्स जब कंसोलिडेशन करते हैं ना तो हम क्या होता है पता है, हम दोनों एक ही यूनिट होते हैं, तो उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपका ही जो असेट है वो आपके असेट में टोटल हो जाएगा, लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में हो जाएगा, तो और एडिशनल आप नहीं बोल सकते इन्वेस्टमेंट है। तो पता है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। किसमें से फ्रेंड्स? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। जो स्टैंड अलोन होती है ना वो तो बनेगी, जो अभी तक हम देख रहे थे क्वेश्चंस में वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये जो है ना, ये पोर्शन, ये क्या है फ्रेंड्स? स्टैंड अलोन है, ये तो बनेगा ही। होल्डिंग वाली कंपनी के P&L में, बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी दिखेगा ही। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे, गॉट इट, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ये एसेट प्लस कर दिए, लायबिलिटी प्लस कर दिए, ये इक्विटी और शेयर प्रीमियम नहीं करते, वो तो पता है ना, क्योंकि इक्विटी तो सिर्फ होल्डर का इक्विटी, सिर्फ इक्विटी ये उसका इक्विटी होता है ना, ये इक्विटी तो होल्डर का है नहीं, सो तो सब्सिडियरी कंपनी का है, ठीक है। और उसमें से एक शेयर अपना है, वो तो हमने पूरा असेट लायबिलिटी ले लिया, गॉट इट। क्या समझा रहा हूं मैं? एक ही पॉइंट क्या, कि आपके इंडिविजुअल में तो आप क्योंकि कैश पे करोगे तो टू कैश क्रेडिट होगा, और वो आपका इन्वेस्टमेंट है इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। तो आपकी जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि ये एस का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये जो फर्स्ट कॉलम है वो होल्डिंग का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उससे क्या होगा, ये तो ऐसा ही रहेगा फ्रेंड्स। और साल के एंड में क्या होता है, कंसोलिडेशन करना पड़ता है अगर आपके पास किसी कंपनी का कंट्रोल है तो, ठीक है। क्या करेंगे, कंसोलिडेशन। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम ऐसा मानते हैं कि हम दोनों एक ही यूनिट है, उससे क्या होगा, आप सारी एसेट उसकी ऐड कर दोगे और सारी टोटल लायबिलिटीज ऐड कर दोगे। एक ही यूनिट का मतलब क्या है पता है फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल अगर आपने होल्डिंग को सेल किया होगा, अरे होल्डिंग ने सब्सिडियरी को सेल किया होगा और पैसे लेने बाकी है, राइट, हमने 10 लाख का सेल किया, कर सकती है ना कंपनी, एक दूसरे को सेल कर सकती है, हम कोई और प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वो कोई और प्रोडक्ट में डील कर रहा है, राइट। तो हमने 10 लाख का सेल किया और उसका 10 लाख पेमेंट आना बाकी है, तो फ्रेंड्स स्टैंड अलोन में क्या लगेगा, डेटर्स रहेगा ना फ्रेंड्स। और जो सब्सिडियरी है उसमें क्या दिखेगा, क्रेडिटर्स। समझ रहे हो ना आप? होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को सेल कर रही है 10 लाख का क्रेडिट सेल, तो इंडिविजुअल में तो ये स्टेटस रहेगा फ्रेंड्स, राइट। उसके लिए डेटर्स है, इसके लिए क्रेडिटर्स है। और फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड में क्या होगा, एनी आइडिया? एक के लिए डेटर है, दूसरे के लिए क्रेडिटर है, तो कंसोलिडेटेड में क्या होगा, हाँ तो कट हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही यूनिट है, हम खुद से ही कैसे मांग सकते हैं, हम खुद के डेटर और खुद के क्रेडिटर कैसे हो सकते हैं, यू आर गेटिंग इट। तो उसी लॉजिक से इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो दूसरे बंदे के लिए क्या है, वो लायबिलिटी टाइप हो गया ना, क्योंकि उसके इक्विटी शेयर्स पे उसका हक नहीं है, उतने वो आपको ओन कर रहा है। तो जब कंसोलिडेशन होगा तो ये सब इंटर इंटर ग्रुप जो बैलेंसेस होते हैं वो निकल जाता है, और एक क्या निकल जाता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये सारी चीजें फ्रेंड्स स्टैंड अलोन में ऐसी की ऐसी है, हाँ? ये तो बस कंसोलिडेटेड में नील हो जा रहा है। अब ये मत समझना कि उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर दे, ये जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है स्टैंड अलोन में वो ऐसा का ऐसा ही है, नेक्स्ट ईयर भी ये 10 लाख डेटर्स में होगा ही इस कंपनी के, बस कंसोलिडेशन में वो नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? आगे आएंगे इंट्राग्रुप रिलेशंस के ट्रांजैक्शंस। मेन मेरा पर्पस क्या था, आपको समझाना कि इन्वेस्टमेंट जो होगा है वो अपने स्टैंड अलोन P&L में, अरे बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन कंसोलिडेटेड में नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको कंसोलिडेशन का सम देना होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको दो बैलेंस शीट देगा, राइट। और कंसोलिडेशन मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो वैसे तो सिंपल है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो उसने दोनों कंपनी के असेट्स वगैरह लायबिलिटीज वगैरह दी हुई है, उसके बाद क्या बोला, ही अक्वायर्ड 100% होल्डिंग इन एस। तो मुझे बताओ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर क्या है यहाँ पे, हाँ जीरो है, क्योंकि कोई भी शेयर हमने बाहर वालों के लिए छोड़ा ही नहीं है, राइट। उसके बाद एट दैट डेट
ये किसकी बात कर रहा है? दैट डेट यानी एक्विजिशन डेट, ठीक है, जिस दिन आपने कंट्रोल लिया, जिस दिन आपने कंट्रोल लिया। क्या बोल रहा है? कंट्रोल लिया उस दिन क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स वेर $15,000, यानी कि जिस दिन आपने अक्वायर किया उस पे रिटेन्ड अर्निंग्स $15,000 थी। उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये जो 15,000 है उस पे हमारा, हम जब भी अब ये कंसोलिडेशन का सम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वी विल सी इट लाइक कि हम होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, तो इजी रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं हम कि हमने जो एक्वायर तो किया, लेकिन ये जो कंपनी एक्वायर की उसमें जो $15,000 है, $15,000 जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उस पे हमारा कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो जब कमाया कंपनी ने तब तो हम ओनर थे ही नहीं, राइट। तो ये सब प्रीवियस शेयर होल्डर का इनकम है, राइट। रिटेन्ड अर्निंग जो रिटेन किया हुआ है, शेयर होल्डर तो लेके जाएंगे नहीं, तो वो तो आपका ग्रुप में रहा नहीं। लेकिन यही चीज देखो फ्रेंड्स, साल के एंड में क्या है? 25,000। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हुआ फ्रेंड्स? $10,000, राइट। वो क्या है? पोस्ट एक्विजिशन, क्या बोलते हैं उसे? पोस्ट एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन करने के बाद जो रिजर्व्स है उस पे तो हमारा हक है ना फ्रेंड्स। हमने तो जिस दिन से एक्वायर किया उस दिन से लेकर आज तक देखो तो हमारा रिटेन अर्निंग्स बढ़ के 25,000 हो गया है, यानी कि 10,000, ये जो 10,000 का इंक्रीज आया, ये जो 10,000 का इंक्रीज आया, उसमें तो हमारा पार्ट है। कितना होगा? तो इसमें दो पार्ट किए जाते हैं फ्रेंड्स। जो होल्डिंग का शेयर होता है वो होल्डिंग का, और जो सब्सिडरी का होता है वो क्या होता है? एनसीआई में ऐड हो जाता है। इन दिस केस सब्सिडरी का होल्डिंग 0 है, इसलिए यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा। तो पूरा का पूरा 10,000 कहां से ऐड कर देंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस 10,000। पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये सब आप इसी तरह से आप बना देना, वहां पे पीछे भले ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि आपका लॉजिक क्या चल रहा है सम में, ठीक है। और मोबाइल वगैरह में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेने का, अगर ऐसा लगे कि छूट जाएगा। ओके, तो पूरा क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया आपको। अब हमारा वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले हम ग्रुप देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्रुप। तो ग्रुप में तो यहाँ पे सिंपल है फ्रेंड्स, क्या होगा? होल्डिंग, सब्सिडियरी, 100%, नोट, एनसीआई क्या? 0। बस ग्रुप में तो इतना ही होता है। आप एक दो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि भाई 100% ओन्ड है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है, ठीक है। सेकंड क्या था? कंसोलिडेशन पूछा है ना कि ऐसे ही हम लग गए? हाँ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूछा है। सेकंड क्या था हमारा? वर्किंग नेट असेट्स। नेट असेट्स में मैंने आपको क्या बताया मैथमेटिकली कि टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज इट इज नेट असेट्स। और उसका इजियर वे क्या रहेगा? इक्विटी प्लस रिजर्व। पता है ना, एनसीएल सीएल, नॉन करंट एसेट करंट एसेट। तो एक तो क्या कर सकते हैं आप, पूरा नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट लेस टोटल लायबिलिटीज करोगे, उसको क्या बोलेंगे आप? नेट असेट्स। और उसका इजियर वे क्या रहेगा कि मैथमेटिकली आप देखो तो टोटल एसेट माइनस ये करोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस तो यही बचेगा। तो नेट असेट्स क्या होगा जनरली फ्रेंड्स? इक्विटी प्लस रिजर्व्स। तो वो नेट असेट्स तो आपको यहाँ दिया हुआ है। ये नेट असेट्स कौन से गिनने हैं फ्रेंड्स? एक्विजिशन डेट और दूसरा बैलेंस शीट डेट, वो दिया हुआ होगा सर ये। तो ये देखो शेयर्स और शेयर प्रीमियम तो एज इट इज रहा होगा वहां पे भी। और ये जो रिटेन अर्निंग्स है वो आज का है, उस दिन क्या था फ्रेंड्स? $15,000। यानी कि आपने जो अक्वायर किया ना फ्रेंड्स, आपने जो 100% एक्विजिशन किया उसका फेयर वैल्यू क्या था?
20 plus 10 30, 30 plus 15 $45,000. गॉट इट? पता चला ना? अगर किसी कंपनी की नेट असेट्स 45,000 है, उसका मतलब क्या है कि आपने $45,000 का बिजनेस परचेस किया। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इन एस, आपने पता है आगे पढ़ा था हमने, क्या लिखा था? इन्वेस्टमेंट हम स्टैंड अलोन में किस पे रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स? फेयर वैल्यू पे। सर फिर से समझाओ, कौन सा पार्ट? रज, कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट नेट असेट्स कि पूरा सम 45,000? हाँ समझा। ये जो नेट असेट्स कैलकुलेट करना होता है ना फ्रेंड्स, क्यों जरूरी है नेट असेट्स? क्योंकि इसी के बेस पे आपको गुडविल पता चलेगा। सर क्यों? ये नेट एसेट वाला ये फॉर्मूला तो आप समझ गए ना ब्रज, कि क्यों इक्विटी प्लस रिजर्व नेट एसेट्स है? कि उसमें डाउट है? ओके, तो ये सिंपलर फॉर्मूला है। आप गुजरात बोर्ड में आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला ही बताएंगे नेट एसेट्स के लिए। क्या? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, हम ये से लॉन्गर में ही जाते हैं, लेकिन आपके एससीसीए के सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि आप शॉर्टर फॉर्मेट लो। तो बेसिकली अगर टोटल एसेट्स में से ये निकाला तो ये आ जाएगा, वो हमने देख लिया। अब हमारा पर्पस क्या रहता है फ्रेंड्स, कि जब डेट ऑफ एक्विजिशन होता है ना, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन पे आपका जो IFRS 10 लगता है कंसोलिडेशन का, कौन सा है? 10 है ना? हाँ 10 है। IFRS 10 जो आपका कंसोलिडेशन का है वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे लगता है। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जिस दिन आपने कंट्रोल लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पोर्शन में शेयर्स लेते हैं, कभी 10% लिए, 1% लिए, 5% लिए। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी कंपनी का 1% शेयर ले लिया तो चलो भाई उसकी बैलेंस शीट आपके बैलेंस शीट में ऐड कर दो। ऐसा करेंगे तो फिर कितना कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। हमारे पास तो 100 कंपनीज के शेयर्स हो सकते हैं। अब 100 कंपनी के बैलेंस शीट ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से 99% एनसीआई बाहर निकालेंगे तो कैसा लगेगा? तो रूल क्या है, जिसपे आपका कंट्रोल हो वो बैलेंस शीट आप ऐड करते हो, राइट? तो कंट्रोल जिस दिन आया उसे क्या बोलेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन। और आपका जो IFRS 10 है, जो कंसोलिडेशन में अप्लाई होता है, जिसके बेस पे हम कंसोलिडेशन करते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी कब आती है फ्रेंड्स? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप जो कंसोलिडेशन कर रहे हो, और दूसरा डेट ऑफ एक्विजिशन किसके लिए है? जो आपका IFRS 3 है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। IFRS 10 तो क्या होगा, फिर ईयर एंड में आप कंसोलिडेट करोगे ना तब काम में। लेकिन जब ये कंसोलिडेट कर रहे हो तो उसके लिए जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो कब आएंगे? बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। कब? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन का महत्व है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप देखोगे कि ये जो नेट एसेट्स है वो क्या है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पैसा दिया होगा, या तो कैश दिया होगा या शेयर दिया होगा, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में। आपने 60%, 70%, 100% जो भी शेयर खरीदा उसका कुछ हमने पेमेंट किया होगा, आउटफ्लो फंड का होगा, फेयर वैल्यू होगा उसका। तो लेट्स से आपने 10 करोड़ दिए, तो नेट एसेट्स जानना इसलिए जरूरी है कि भाई चलो माना आपने 10 करोड़ दिए, लेकिन वो असेट्स कितने की है, वो कंपनी का वैल्यू क्या है, वो क्या होता है? नेट एसेट्स। तो जिस दिन आपने कंट्रोल लिया उस दिन का क्या होगा फ्रेंड्स? डेट ऑफ एक्विजिशन का आप इक्विटी और रिजर्व ऐड करोगे, पता चल गया ना, वो नेट एसेट होता है, तो एक अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे फ्रेंड्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डेट होती है ना, लास्ट डेट, रिपोर्टिंग डेट, उस पर फिर से चेक करोगे। तो इक्विटी और रिजर्व तो सेम ही रहेगा अनलेस अनटिल उस कंपनी ने कोई बोनस वगैरह लाया है। ठीक है, और ये जो रिटेन अर्निंग जो होगा ना उसमें, वो लेट्स से यहाँ 10,000 था तो यहाँ 15,000 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन है, इसमें हमारा शेयर रहेगा। और हम क्या देख रहे थे कि ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो नेट असेट्स आएगा ना फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू आएगी ना, उसको आप कंपेयर करोगे आपने जो पैसा दिया उससे, या फिर शेयर्स दिया, जो भी वैल्यू आपने दी, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया। तो लेट्स से अगर यहाँ पे आया 7 करोड़ और आपने 10 करोड़ दिया, तो उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 3 करोड़ गुडविल। ठीक है, अब समझ में आते, एक बार देखते आ जाएगा आपको। तो देखो उसने जो दिया है ना, वो ये पोर्शन दिया हुआ है। चलो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, 20,000, 10,000, 25,000। ये बैलेंस शीट डेट पे देखो ये डेटा दिया हुआ है। गॉट इट? नेट असेट्स का, किसका, सब्सिडियरी का नेट असेट्स देखेंगे, हमारा तो हमारा ही है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 20 + 25 45, और क्या है 65 55, 20 10 30 40 55। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें उसने कोई भी बोनस इक्विटी शेयर की बात नहीं की थी, तो ये एज इट इज सेम ही रहेगा। और ये फ्रेंड्स कहां से आया, ये देखो उसने बता दिया आपको, क्या बोला है, लाइन पढ़ो। एट दैट डेट, कौन सी डेट, एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग क्या था सब्सिडियरी का, 15,000। गॉट इट? तो यानी कि इक्विटी और शेयर प्रीमियम तो सेम है, और 15,000 हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने 15,000 ऐड किए, तो आपका नेट असेट क्या हो गया फ्रेंड्स, 45,000। ठीक है, दो वैल्यूज तो दी हुई थी, उसमें कोई चेंजेस बोला नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे वो सेम रहा। और ये जो 25 है वो 15 था, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे नेट असेट्स आपका क्या है फ्रेंड्स, 45,000। गॉट इट ब्रज? ओके, आगे बहुत से सम है वैसे तो, थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो वो सॉल्व हो जाएगा, नो इश्यू। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, गुडविल, राइट? गुडविल है ना, हाँ। तो देख, और हमने आगे, आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, हाँ ये देखो कंसोलिडेशन, और ये IFRS 3 और ये 10 कहाँ लगेंगे फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स में। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बोला था, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होगा, ये देखो इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो क्या बोल रहा है, नाइदर ए सब्सिडियरी और एन एसोसिएट इज अकाउंटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट एंड नॉर्मली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। यानी कि देखो 50% कंट्रोल है तो सब्सिडियरी हो जाएगा, 50 से ज्यादा है तो, और 25 से 50 अगर उसके बीच में है तो उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएट। और उससे भी कम है तो वो क्या बोल रहा है, उसे आप फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रीट करोगे, फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, ये किसमें, कंसोलिडेशन में। और आपका जो इंडिविजुअल होगा ना, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें तो एवरी इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होगा, फेयर वैल्यू पे। गॉट इट? तो आपने अगर ये इन्वेस्टमेंट किया ना, कितना, 60,000, ये क्या होगा पता है, फेयर वैल्यू, यानी कि आपने 60,000 कैश दिया होगा, तभी यहाँ पे फिर 60,000 आएगा। या फिर अगर नहीं दिया होगा तो क्या होगा, उसका फेयर वैल्यू है, शेयर्स दिया वगैरह जो भी किया। सर वो क्यों रेलेवेंट है, वो इसलिए रेलेवेंट है कि भाई साहब आपने दे दिए 60,000, पर वो नेट असेट्स कितने के थे फ्रेंड्स, 45,000 के थे। तो गुडविल कितना हुआ, गॉट इट? आपने 60,000 की चीज, 60,000 दे दी आपने 45,000 की चीज के लिए, यानी कि आपने एक्स्ट्रा 15,000 पे किया, राइट? दैट इज गुडविल। फोर्थ होता है एनसीआई। क्योंकि ये 100% वाला केस है, तो एनसीआई तो होगा ही नहीं।
तो वो एप्लीकेबल नहीं है। और फिफ्थ पार्ट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो वो हमने पहले ही कर लिया। क्या था, ये 15 था, वो 25 हो गया, यानी कि 10,000 आपका पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है जिसमें आपका पार्ट है। उसमें से होल्डिंग का शेयर कितना है, 100%, तो वो 10,000 यहाँ ऐड हो जाएंगे। बस ये 5 वर्किंग नोट का ध्यान रखना था फ्रेंड्स। तो क्या होगा, नॉन करंट एसेट में गुडविल, मैं यहाँ पे बाजू में बना रहा हूँ ताकि मुझे ये नेम्स वगैरह लिखना ना पड़े और आपको भी लॉजिक सेट हो जाए। तो गुडविल फ्रेंड्स कहाँ से लाए हम, वर्किंग नोट 3 में से। कैसे पता चला हमें, हमने 60,000 पे किया है, हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू फेयर वैल्यू है, जबकि सामने हमें 45,000 की एसेट मिली है, तो उसका मतलब हमने प्रीमियम पे किया ना फ्रेंड्स। तो गुडविल आ गया इतना 15,000। बाकी देखो यही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एडिशन है। अभी देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आएगा बताओ, यानी गेस। हाँ प्लस प्लस ही करना है, आपने वो दोनों ऐड किया। अब बताओ इन्वेस्टमेंट इन शेयर में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेटेड है, स्टैंड अलोन मेमो है ही वहीं पे। ठीक है, तो इसका एडिशन कर देंगे, क्या आ रहा है, 15,000 प्लस 1,03,000, 1,18,000। बोलो करंट एसेट में क्या करोगे, क्या ऐड करेंगे, और आपका टोटल आ जाएगा, क्या आ रहा है, 1,118 प्लस 244, 3,62,000। ठीक है, अब तो एसेट साइड का कंसोलिडेशन खत्म हो गया। अब हम जाते हैं इक्विटी साइड पे। बोलो क्या लिखूं, ऐड कर दूं, तो क्या आएगा, एज इट इज 65,000, शेयर प्रीमियम एज इट इज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें ऐड मत कर देना। एक इसमें ऐड नहीं करना है, वो एज इट इज आएगा, और एक जो ये जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना होता है, बाकी सब प्लस प्लस होगा। और रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्रेंड 70 प्लस 25 क्यों नहीं करते, क्योंकि 25,000 पूरा हमारा नहीं है। क्यों सर, 100% है ना, यहाँ पे क्यों 25,000 ऐड नहीं होगा फ्रेंड्स। चलो मैं मानता हूँ कि नॉन कंट्रोलिंग होता है, उसको हमें निकाल देना चाहिए शेयर, पर यहाँ पे तो 100% ओनर हम ही है ना। हाँ 15,000 पहले से ही था, 15,000 पे हमारा राइट नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड क्या होगा, जिस दिन से हमने एक्वायर किया ना उस दिन के बाद का प्रॉफिट। तो 15 से 25 में 10,000 था, और क्योंकि हमारा 100% शेयर है इसलिए 10 ऐड हो रहा है, नहीं तो जो भी हमारा शेयर होल्डिंग होता वो उससे मल्टीप्लाई होता। तो देखो 70 था प्लस 10 हो जाएगा 80,000, राइट। टोटल हो जाएगा 65, 35, 1,80,000, 180। करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल ऐड, हो गया आपका आंसर। इट इज दैट सिंपल। कुछ रूल्स आने चाहिए आपको, और इतना सा ही वर्किंग था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर हो गया। खुद से एक बार ये सम, इवन दो इलस्ट्रेशन है, आंसर दिया हुआ है, ये सम आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी फ्रेंड्स। और दूसरा क्या है पता है, ये आपके एससीसीए के इंस्टीट्यूट का फेवरेट रहता है, यहाँ पे भी और स्किल्स लेवल पे। और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पे 20 मार्क्स का आएगा ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है ना, यू विल गेट अ 0, क्योंकि सब कॉम्प्लेक्स चीज पूछी होगी एमसीक्यू में। और अगर आपको ये स्टेप वाइज आता है ना, तो आपका कैश 20 मार्क्स हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑलमोस्ट आपने वहीं
क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये सम 20 मार्क्स में पूछ सकता है ना, चांसेस ज्यादा है। बाकी सम क्या होगा, उसको ऐड करने पड़ेंगे। बाकी सम अगर वो 20 मार्क्स में पूछेगा तो वो क्या होगा, पूछेगा, दूसरे भी पूछेगा, लेकिन क्या करना पड़ता है, उसे 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्स करने पड़ते हैं या बहुत बड़ा सम बनाना पड़ता है। जबकि ये कंसोलिडेशन में तो कितना सिंपल है फ्रेंड्स, आपने देखा नहीं ये कितना बड़ा था, तो उसके लिए इजी रह जाता है ऐसे सम्स पूछना। फिर वो क्या करेगा, पार्ट वाइज कर देगा उसके अंदर, कि एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बता दो, दूसरे में गुडविल पूछ लेगा, तीसरे में ये कुछ और पूछ लेगा, और लास्ट में बोलेगा बैलेंस शीट बना दो, या फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे देगा। आपके एग्जाम फॉर्मेट में वो लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कि कंसोलिडेशन पूरा नहीं पूछना हो तो क्या करेंगे, ये नाम दे देंगे आपको। हाँ चला, हाँ, ऐसे जो भी एक्सट्रैक्ट पूछना है ना, वो नाम दे देंगे, और आपको कंसोलिडेशन का कॉलम दे देंगे, बोलेंगे ये अमाउंट फिलअप कर दो। गॉट इट। तो इस तरह से सम पूछा जाएगा। लेकिन आप समझो, आपको अगर वर्किंग नोट 1 2 3 4 5 का पता ही नहीं है, तो ना तो आपको गुडविल आएगा, ना तो एनसीआई आएगा, ठीक है, ना ही आपको पता आंसर आएगा कि ग्रुप रिटेन में क्या करना है, और लास्ट में जब वो एक्सट्रैक्ट पूछा होगा तो उसमें भी नहीं आएगा, तो सीधा 20 चला जाएगा, फिर आप रिस्क में आ जाओगे। और अगर ब्राइटर साइड देखो, तो आपने अगर एक ही सम से 20 मार्क्स अर्न कर लिए, तो हमें करने तो 50 थे, उसमें से 20 आ गए, तो बचे कितने, 30। तो आपका पास होना एकदम इजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पता है ना, फीस भी ज्यादा होती है, नहीं क्लियर करने पे वो फिर से भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो पीछे सॉल्यूशन तो है। तो देखो इस तरह से करना है, बेसिकली मैंने जो बाजू में बनाया वो आपको क्या इजी करने के लिए, आपको पूरा फिर से लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में भी जनरली वो लोग आपको दे देंगे एक्स्ट्रैक्ट, पूरा तो नहीं पूछते। तो इसी तरह से देखा आपने, गुडविल दे दिया आपने, उसमें वर्किंग नोट नंबर लगा दिया, यानी आपका सम स्टार्ट कैसे होगा, ऐसे। और ऐसा ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा वर्किंग नोट से ही चालू कर देने का, 1 2 3 4 5, और उसके नीचे सम बना देने का, ठीक है। तो ये देखो वर्किंग नोट हमने देखा था ना, 100%। फिर देखो ये एक रिपोर्टिंग डेट लिया, उसके ऊपर से ये बनेगा, सिर्फ ये जो है वो गिवन था। इससे क्या पता चला हमें, 45,000 की असेट हमने परचेस की है। उससे क्या पता चला कि हमने 60,000 दी है, तो यानी कि 15,000 गुडविल। नॉन कंट्रोलिंग क्योंकि इस बार 100 है इसलिए नहीं है, और वो देखा ना हमने कि 25 में से 15 यानी 10,000, हमारा शेयर 80,000। तो ये सारी वर्किंग नोट्स आपको बनानी थी। उसके बाद तो जो हमने प्लस माइनस बोला वही देखो। और इक्विटी में होता नहीं है, हैच ओनली, हैच ओनली। और ग्रुप में क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन में हमारा शेयर ऐड होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा सिंपल सा सम है। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, व्हेन कैलकुलेटिंग गुडविल एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू मेथड इज यूज्ड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वो हम बुक में जो दिया है ना, वो बुक वैल्यू लेके नहीं ले लेंगे। गॉट इट। जब आप गुडविल मेजर करोगे और एनसीआई मेजर करोगे, तो उसको आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू बेस पे करोगे। कई बार क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आपने कोई बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग पे फ्रेंड्स रेट क्या है, लेट्स से इंडिया में इनकम टैक्स रेट 10% है, डेप्रिसिएशन। तो यानी कि अगर आपने 1 CR का बिल्डिंग लिया, और रिड्यूसिंग बैलेंस पे आप जा रहे हो, तो -10 -10 -10 करते करते कुछ आएगा, वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन क्या फ्रेंड्स रियल में ऐसा होता है, जनरली तो रियल एस्टेट में क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज। तो अगर आपके बुक वैल्यू में देखोगे तो लेट से असेट रहे 3.6 करोड़ की, और एक्चुअली जो मार्केट वैल्यू है ना उसका, वो 36 करोड़ है। तो जब हम गुडविल गिनेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये नहीं देखेंगे कि भाई उसके बुक वैल्यू के सामने आपने क्या कैश दिया, हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, कि जो असेट आपने खरीदी उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसी के साथ
जो पोर्शन आपने नहीं खरीदा, राइट, अगर आपने 80% शेयर होल्डिंग लिया तो 20% आपका नहीं है। तो ये जो 20% शेयर होल्डर्स है उनका जो बिजनेस में स्टेक है, वो वैल्यू भी आप कैसे गिनोगे? फेयर वैल्यू पे। क्या नहीं करोगे? बुक वैल्यू पे नहीं करोगे। Not calculated merely at their reporting carrying amount at the date of acquisition. इससे फ्रेंड्स क्या पता चलता है? What is the rule? डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम क्या करेंगे? सब चीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे। गॉट इट? पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो फेयर वैल्यू पे करोगे। गुडविल क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड टू अक्वायर controlling shareholding in another entity and fair value of the assets acquired. ठीक है? Amount paid is not always a simple case. यार कुछ बार क्या हो सकता है? हम शेयर्स दे सकते हैं, कुछ और डिफर्ड पेमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है पता है? आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। बिजनेस टेक ओवर जो होता है ना, वो रिस्की प्रोसेस है। आज 100 करोड़ 200 करोड़ वैसे डील होती है, ज्यादा इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 100 करोड़ इज अ स्मॉल अमाउंट। तो जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो कई बार क्या होता है, ये किसकी बात हो रही है? जब आप कंप्लीट टेक ओवर कर रहे हो किसी बिजनेस को या मर्जर कर रहे हो, तब की बात है कि वो जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है और वो बेचना चाहती है आपको, ठीक है? या फॉर एनी रीजन, यानी कि आप कुछ बड़ा टेक ओवर कर रहे हो, तो उसमें क्या रहता है बताए फ्रेंड्स? एक रिस्क रहता है कि क्या आपके कस्टमर्स मुझसे सेल परचेस करेंगे। कोई आपने रनिंग बिजनेस परचेस किया, टेक ओवर किया, ठीक है? कई बार क्या होता है कि वो कस्टमर आपने लास्ट ईयर तो सेल किया, लेकिन इस ईयर किसी और के पास चला गया, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? एक कंसीडरेशन तय करते हैं, लेट्स से 100 करोड़। फिर क्या बोलते हैं पता है? आज मैं आपको 60 करोड़ दे देता हूं और 4 साल तक अगर मेरा सेल्स इतना रहा जो अभी आपका है, तो 4 साल के बाद मैं आपको 40 करोड़ दे दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं इतना टाइम ले रहा हूं, तो 40 की जगह 50 करोड़ दूंगा। पता चला? इसे क्या बोलते हैं हम? वो अपनी सेफ्टी के लिए डिफर्ड पेमेंट कर रहा है। तो ऐसा ही नहीं होता है कि जिस दिन एक्वायर किया उस दिन भी पैसा दे दिया। कई बार क्या होता है, हम फ्यूचर में पैसा देने वाले होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट डे पे कन्वर्ट करते हैं कि लेट्स से 40 35 जो भी आया, और उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, स्किल्स लेवल पे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं। हाँ, डिफर्ड कंसीडरेशन एंड कंटिंजेंट नॉट इन द एफए सिलेबस, ठीक है? एफआर में आएगा। तो बेसिकली क्या होगा? टुडेस मॉनिटरी टर्म्स, शेयर वगैरह कुछ भी दिया है आपने, कुछ भी डील किया आपने, कुछ भी पैसा दिया, कोई भी वैल्यू दिया, हमें क्या करना है? हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट में हम फिगर्स ही लिख सकते हैं। तो क्या है? मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड। बेसिकली क्या बोल रहा है ये पूरे चैप्टर में? ये पैरे में फेयर वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी डिटरमाइंड। सारी की सारी असेट्स का क्या करना है? फेयर वैल्यू। सेकंड इलस्ट्रेशन, in order to illustrate the various workings involved in a consolidated statement of financial position, we will use example of T group. The statements as at 31st December, सेम टाइप का सम लग रहा है मुझे तो। पीपी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन जी, अमाउंट भी चेंज नहीं किया है, 60,000 नहीं। फिर क्या है? करंट एसेट्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो भी सेम लग रहा है। ओके, पूरा क्वेश्चन सेम दिया है फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन सेम दिया है, सिर्फ क्या चेंजेस किया पता चला? पूरा सेम है तो होल्डिंग परसेंट। लास्ट टाइम क्या था? 100% था, उसकी वजह से आपका जो फोर्थ वर्किंग नोट था ना फ्रेंड्स, वो एप्लीकेबल ही नहीं था, एनसीआई। इस बार होगा। और दूसरा देखो, रिटेन्ड अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 20 कर दिया, लास्ट टाइम 15 था। और क्योंकि एनसीआई है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीआई है तो एक उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या बोला था? एनसीआई को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग वाज 12,500 कब? एक्विजिशन डेट पे। गॉट इट?
तो क्वेश्चन तो हमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्या पूछा है? गुडविल अराइजिंग। एक काम करते हैं, इसने ना एक एक करके सब पूछ ही लिया है, तो हम इसको इलस्ट्रेशन फॉर्म में सॉल्व नहीं करते। मैं दिखाता हूँ, देखो थर्ड में वो क्या पूछेगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। फोर्थ में उसने क्या पूछा, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। और फिफ्थ में वो कंसोलिडेटेड, हाँ फिफ्थ में वहीं पे ही है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी पूछ रहा है। तो 2 to 5 जो है हम एक ही साथ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में नहीं करते, पार्ट पार्ट में नहीं करते, हमारे वो फ्लो में ही चले जाते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वर्किंग नोट 1 क्या होगा, ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, D to G, और इसमें क्या है 80% होल्डिंग है, दैट मींस NCI 20%। दिस इज द ग्रुप स्ट्रक्चर। या सेकंड वर्किंग नोट क्या होता है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए हमने क्या लॉजिक दिया था फ्रेंड्स, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, लेकिन आप इक्विटी रिजर्व और शेयर प्रीमियम भी कर सकते हो। तो दो नेट एसेट्स होते हैं आपके, एक क्या होता है एक्विजिशन डेट और बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट का दिया हुआ है आपको, ये देखो 2010-25। यानी कि बैलेंस शीट डेट पे आपने जो कंपनी खरीदी उसकी वैल्यू क्या है, 20, 25, 45, 55,000, राइट। ये क्या था, इक्विटी शेयर, और ये था रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये तो एज इट इज रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी नहीं। यहाँ पे क्या लिखूं फ्रेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग 20,000, राइट। उससे क्या होगा, आपकी बुक का असेट आएगा 20, 20, 40, 50। यानी कि फ्रेंड्स, आपने जो बिजनेस खरीदा उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी, 50,000। आपने क्या पे किया, आपने सामने जो पेमेंट किया उसका फेयर वैल्यू क्या था, 60,000। तो बताओ चलो, गुडविल क्या आएगा, 10,000। 10,000 नहीं आएगा सर, क्यों? गुडविल का फॉर्मेट ऐसा होता है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड। वो क्या पे किया हमने, 60,000। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कब का, एक्विजिशन डेट का। सर आगे आगे आप इसलिए बच गए थे कि क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो आपने डायरेक्ट किया और आपका आंसर आ गया। सर क्यों, आप समझो फ्रेंड्स, 50,000 जो है वो तो पूरी एसेट का है ना, आपने खरीदा क्या, 80%। आप अगर किसी की चीज की 100% वैल्यू को 80% वैल्यू से कंपेयर करोगे तो वो गलत है ना सरासर, समझ रहे हो। ये 50,000 वैल्यू क्या है, 100% कंपनी का है, आपने कितना लगाया, 80%। तो आपका जो 60,000 है वो 80% का है, और आप कंपेयर उसको 50,000 से कर ही नहीं सकते। यू कैन कंपेयर एन एप्पल विद एन एप्पल, ठीक है, लॉजिक पता चल रहा है। तो क्योंकि आपने जो पे किया वो फेयर वैल्यू, और बाकी जो बच गया, राइट, आपने एक पोर्शन खरीदा ना 80%, तो बाकी जो 20% है वो भी लाओ, किस पे, फेयर वैल्यू पे। तो वो उसने उन्होंने आपको दे दिया था 12,500, गॉट इट। 60,000 प्लस 12,500 क्या आया, 72,500। यानी कि आपका फेयर वैल्यू अब 100% पे आया फ्रेंड्स, और उसके सामने नेट एसेट्स क्या था, 50,000। तो गुडविल क्या आया फ्रेंड्स, 22,500। किसी को भी अमन, ब्रज, ओम, इसमें डाउट है,
अमन, नो डाउट। ब्रज, वो वैल्यू हर सम में दिया होगा? हाँ दिया होगा, और नहीं होगा तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, पर मैंने आपके आगे के क्वेश्चन देखे नहीं है इसलिए पता नहीं मुझे। बल्कि जनरली हमारे में हम क्या करते हैं, 50,000 है ना, तो उसका क्या करेंगे, देखो अगर नहीं देंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि हम इसमें से 20% निकाल देंगे। क्या आएगा? 5 2 10, 10,000। तो हम क्या करेंगे, एनसीआई को 10,000 फेयर वैल्यू ले लेंगे। अगर उन्होंने दिया है तो वो ले लेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू दी है उसका परसेंटेज निकाल देते हैं और फेयर वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी होगा ही आगे सब में। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं दिया होगा तो जीरो नहीं करना है एवरेज, आप रीजनेबल बेस पे उसको ले लेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो 60,000 है वो 80% है, तो 20% क्या होगा। ठीक है, लेकिन आगे हो गए सम्स, आई एम श्योर, पर मुझे पता नहीं है कि आपके नॉलेज लेवल पे उन्होंने रखे है या नहीं। बट अगर आ जाता है सम तो आपको इस तरह से ले लेना है 20% करके, वहां पे जीरो नहीं रखना है, क्योंकि वो तो गलत है। आउटराइटली पता चल रहा है ना आपको, आप 80% को 100% से नहीं कंपेयर कर सकते। तो चलो, गुडविल पार्ट क्लियर। यहाँ पे तो गुडविल ही पूछा था, तो हमने इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, एनसीआई, राइट। तो एनसीआई का कैलकुलेशन सिंपल होता है फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू एट एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। तो वो तो है हमारे पास, कितना था, 12,500। इसमें ऐड क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो शेयर है रिटेन्ड अर्निंग में। तो अभी आप देखो, रिटेन्ड अर्निंग जो आपका है वो क्या है, $20,000, और हो क्या गया वो 25, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन कितना है फ्रेंड्स, प्रॉफिट 5,000। उसके दो पार्ट्स होंगे, एक 80% और एक 20%। तो 5 into 20, 5 2 1000, 4,000। गॉट इट। तो ये वाला जो 1,000 है ना, वो आपका कहाँ चला जाएगा, एनसीआई, राइट। क्लियर है ना। तो बैलेंस शीट डेट पे आपका एनसीआई हो जाएगा 13,500। तो आपका इलस्ट्रेशन 3 है, उसका आंसर ये है। इलस्ट्रेशन 4 में उसने रिटेन्ड अर्निंग पूछा है, जो आपका 5th वर्किंग नोट होगा। ठीक है, वो यहां बना देता हूं। विजिबल है ना, कि नेक्स्ट पेज पे ले जाओ। रिटेन्ड अर्निंग का कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं, दिख रहा है आरी? ओके। तो रिटेन्ड अर्निंग में फ्रेंड्स ओपनिंग तो आपको दिया हुआ है 70। इसमें क्या ऐड करोगे, तो ये जो आपने दिया ना 5,000 पोस्ट एक्विजिशन है, उसका 80% 4,000। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ग्रुप का रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएगा बैलेंस शीट डेट पे, 74,000। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 4 हो गया। इलस्ट्रेशन 5 में क्या पूछा है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, यानी कि उसने क्या किया, पार्ट में कर दिया सम, कि आपको हार्ड ना लगे। ठीक है, तो हमने सारी की सारी वर्किंग नोट कर दी। अब लास्ट पार्ट भी कर ही देते। कौन सा लास्ट पार्ट सर, कंसोलिडेशन। ठीक है, इस बार यहाँ कर देता हूँ क्योंकि बाजू में नोट्स है। सबसे पहले क्या आएगा फ्रेंड्स, गुडविल।
यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हूँ। सबसे पहला गुडविल था, कितना आया था हमारा 22,500 वर्किंग नोट 3, और इसका तो टोटल ही हो जाएगा पीपीई में 85 + 18 1,03,000। ये 60,000 तो आएगा नहीं, करंट एसेट का टोटल हो जाएगा 1,60,000 + 84,000 244, कर दो टोटल। राइट, अब इक्विटी में तो आपको पता ही है, ओनली होल्डिंग ग्रुप रिटेन अर्निंग आपने क्या किया था। इसके पहले एक चीज आ जाएगी फ्रेंड्स, क्या आएगा, एनसीआई। जो आपने एनसीआई गिना ना, वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 100% था ना, इसलिए वहां पे कुछ नहीं था, क्योंकि लॉजिक हमने पहले ही पढ़ा ना। क्या है लॉजिक एनसीआई का, कि आपने अगर कोई चीज पूरी की पूरी असेट और पूरी की पूरी लायबिलिटी ले ली, लेकिन आपको उसके हकदार 80% है, तो क्या कर रहे हो हम, क्रेडिट साइड पे एनसीआई 20% रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, नेट ऑफ आपका 80% असेट ही आपके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है आपके पार्ट पे, क्योंकि एनसीआई क्या है, वो आपका हिस्सा नहीं है, उस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गॉट इट। तो जब अगर पहले क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि 100% था ना शेयर, तो एनसीआई का हमने सोचा नहीं, तो एनसीआई हमने जो वर्किंग नोट 4 में लाए थे, क्या था 13,500, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, उसका भी हमारा वर्किंग नोट था 70,000 ये, और ये देखो ओपनिंग 4,000 इसका शेयर, क्या हो जाएगा 74,000। करंट लायबिलिटी में तो हमें पता ही है क्या करना होता है, प्लस, तो 1,82,000 टोटल होगा। अगर मैच हो जाएगा तो आपका आंसर राइट है, नहीं तो एरर होगी। गॉट इट, एनी डाउट इन दिस सम। सिंपल है वैसे तो चैप्टर, और आपके लेवल पे तो एकदम इजी पूछेंगे, इसमें भी काफी होते हैं कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स, पर एफआर में आएंगे आपके स्किल्स लेवल। तो ये देखो जो मैं बोल रहा था, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट तो इतना तो आएगा नहीं, कि आ रहा है कि पार्ट्स में करें। पूरा तो इतना है, लेकिन ये लोगे तो क्या दिखेगा आपको, डन। तो देखो हमने जो किया था वही था इलस्ट्रेशन 2 में, क्योंकि गुडविल पूछा था, तो यहाँ तक का सॉल्यूशन है 22,500 जो हमने कर ही दिया था। यहाँ पे तो दिया हुआ था, ये दोनों रिपीट होती है, ये था वो गिवन, ये तो हम यहाँ से लाए। तो 50 और 55 तो 5,000 इस साल का प्रॉफिट है, वो हमें पता चला। और एनसीआई एक्विजिशन दिया था, क्योंकि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते 50,000 से, क्योंकि वो 80% है, तो इसको हम 100 पे लाए, उसके बाद 50 से कंपेयर किया तो गुडविल आया। ठीक है, एक बीच में टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। फिर 3 क्या था, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देखा 12,500, और ये कैसे लाया 5,000 में उसका शेयर। फिर रिटेन्ड अर्निंग देखो 70 और 5,000 में उसका शेयर, और लास्ट में कंसोलिडेटेड, तो ये रहा देखो, जो सब चीज किया वो लाके यहाँ पे रख दिया। गुडविल तो हमने गिना, और बाकी सब देखो प्लस प्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है एज इट इज, ये हमने वर्किंग नोट में दिया था ना 70 + 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये आ जाएगा, इसको मत भूल जाना फ्रेंड्स। चांसेस है, वैसे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन क्या होता है आप बैलेंस शीट देख के ऐड कर रहे होगे ना, तो क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में एनसीआई दिया नहीं होगा, तो देयर आर चांसेस कि आप ये भूल जाओ, तो ध्यान रखना। पता तो चलेगा ही आपको, क्योंकि बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, और फिर 13,500 देखोगे तो याद आ जाएगा आपको, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करना, करंट लायबिलिटी साइड की।
तो कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिंपल चैप्टर। एक बीच में टेस्टेड नॉलेज रह गया था, वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? 80% शेयर हमने एक्वायर किए $78,000 पे, और उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या है फ्रेंड? 85,000। NCI is valued using fair value method and fair value of NCI is 19,000. गुडविल, चलो अब मैं नहीं कराऊंगा ये सम, आप बोलो क्या आएगा? What's the goodwill? $12,000. परफेक्ट। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था? 78,000। एनसीआई का वैल्यू क्या था? 19,000। हो गया 78 प्लस 19, 97,000। नेट एसेट्स कितनी थी? 85,000। तो 85 की चीज के लिए हमने 97,000 पे किया, हमने 78 पे किया, लेकिन उस हिसाब से पे किया। तो क्या हो गया? गुडविल आ गया 12,000। सिंपल था एज कंपेयर टू इलस्ट्रेशन, तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, ये चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये तो सिंपल सम्स है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना। रीजन ये है कि ये बेस है आपका। आगे आपके स्किल्स लेवल पे जो आएगा ना ये कंसोलिडेशन, वो बहुत टफ आएगा। और अगर वो लोग क्या है, फिर ये सब चीज नहीं सिखाएंगे आपको, बिकॉज दे विल अज्यूम कि आपको ये आता है, तो वहां पे आप लैग कर जाओगे, ठीक है। और वहां पे भी वो 20 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए ये फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो एकदम पक्का करना है। बाकी सब क्या है पता है, जैसे कि पीपी है आपका नॉन करंट एसेट्स, वो भी आगे आएगा। सारे चैप्टर्स जो अपने अभी पढ़े ना, वो सारे आगे आएंगे सेम के सेम। बस क्या होगा, एडवांस आएगा। लेकिन अगर आपको नॉन करंट एसेट्स में नहीं आता होगा ना, तो क्या होगा, तब फैकल्टी आपको पढ़ाएगी तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप कवर कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि वो लोग अज्यूम करके चलेंगे कि आपको इतना तो आता ही है। तो क्या है, ये चैप्टर में ध्यान रखना कि आपका बेस वीक ना रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है अकाउंटिंग के एंगल से। अगर आप फ्यूचर में अभी जॉब प्रोस्पेक्ट पे जाते हो एसीसीए के बाद, तो आप समझो आगे का तो जो सब था ना, वो तो उसका जनरल अकाउंटेंट जो रखा हुआ होता है वो संभाल लेता है। आपको क्या लगता है, डेप्रिसिएशन और ये सब चीज के लिए क्या एसीसीए की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए तो कंपनी किसी भी 11-12 पास, बीकॉम पास को रख लेगी, राइट। तो एसीसीए और क्वालिफाइड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम कहाँ आता है पता है? कंसोलिडेशन में। क्योंकि ये ऐसी चीज होती है जो 11-12 में या बीकॉम में ऐसी सिखाई नहीं जाती। तो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी है, लेकिन आपको कोई भी एक लाइन का भी डाउट छोड़ना नहीं है इस चैप्टर में। अगर आता है तो पूछो, कोई भी डाउट, लेकिन इसको हमें जरा भी कच्चा नहीं रखना है, ठीक है। फेयर वैल्यूज, ये चैप्टर में सारी चीज हम फेयर वैल्यूज पे ही करते हैं। बेसिकली पूरा आईएएस आईएफआरएस है ना, वो फेयर वैल्यू पे ही बेस्ड है, अगर आपने देखा हो तो। सो कंसीडरेशन पेड, फेयर वैल्यू। सब्सिडियरीज आइडेंटिफाइबल एसेट्स, फेयर वैल्यूज। फेयर वैल्यू मतलब क्या? प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड, कब? अगर असेट को सेल किया और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, कब? मेजरमेंट डेट। डिस्क्रिमिनेट करेंगे पर्टिकुलर। यहाँ वो मैंने एग्जांपल बताया था ना कि फेयर वैल्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि यार क्या होता है कि हम नॉन करंट एसेट जैसे कि क्या करते हैं, हिस्टोरिक कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, जैसे कि उसने एग्जांपल लिया बिल्डिंग का, लेकिन एप्रिशिएट हो जाती है ना वैल्यू। यानी आप बिल्डिंग में बुक्स में लगे हुए हो, डेप्री करके वैल्यू गिराते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, अगर आप बुक वैल्यू से आपकी बुक में नया एसेट ला लोगे तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम जब भी एसेट को ला रहे हैं हमारी बुक्स में, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सी डेट ऑफ एक्विजिशन पे कौन सा आईएफआरएस लगेगा? बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला।
और उसके बाद जब आपकी बैलेंस शीट डेट आएगी ना, उसको पे क्या लगेगा, IFRS 10 कंसोलिडेशन। गॉट इट। तो इंटरप्ले चलेगा ये सम्स में। जो जो आप डेट ऑफ एक्विजिशन पे कर रहे हैं ना, गुडविल गिन रहे हैं, फेयर वैल्यू गिन रहे हैं, वो सब क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट है। और लास्ट में जो आप प्लस 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 कर रहे हो और शेयर निकाल रहे हो, वो सब क्या है, कंसोलिडेशन, वो IFRS 10 है। तो इसमें कुछ थियरी इतना काम का है नहीं, देख लेते हैं। Subsidiaries identifiable assets and liabilities are included in the consolidated accounts at their fair values for the following reasons. Consolidated accounts are prepared from the perspective of group rather than from the perspective of individual entities. The book values of the subsidiary assets are largely irrelevant because the consolidated accounts must reflect their cost to the group, not their original cost. पूरा स्टोरी क्या बोला फ्रेंड्स, कि आपने जो बैलेंस शीट जो आपने खरीदी, यानी कि कंपनी खरीदी, उसके बुक्स में जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना, असेट लायबिलिटी, इररिलेवेंट। हम हमारी बुक में जब लाएंगे, कब, फर्स्ट डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन, IFRS 3, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तब हम असेट्स फेयर वैल्यू पे लाएंगे। गॉट इट? दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस फर्स्ट बुलेट पॉइंट। सेकंड, परचेज्ड गुडविल is the difference between value of an acquired entity and the aggregate of fair values of that entity's identified assets and liabilities. If fair values are not used, value of goodwill will be meaningless. सही बात है ना फ्रेंड्स? अगर आपने बुक पे ले लिया और उसके सामने कुछ पेमेंट कर दिया, तो वहां पे फेयर वैल्यू आया ही कहाँ? तो उस गुडविल का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी हमने डिस्कस किया ना, जैसे कि पहले एग्जांपल में क्या था, 50 की चीज के लिए हमने 60 दिए ना, तो 10 का गुडविल हुआ। जस्ट एन एग्जांपल। आप कोई चीज खरीद रहे हो और उसका फेयर वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो, यानी कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, गुडविल। तो सब हमने सम में किया, वो थियरी में दिया है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको आ गया है तो। इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट अक्वायर्ड इन कंसोलिडेशन वर्किंग। ठीक है, तो एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग, ये भी हमने पूरा कर लिया। बस यहाँ पे चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स जनरली, वो देंगे तो सब में आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखो, अगर एक्विजिशन के बाद वो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी चेंज हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 10,000 था और 15,000 है अभी, मैं ये नहीं दूंगा ना, एट एक्विजिशन हम खुद बनाते। पर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने 5,000 के शेयर इश्यू किए थे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे 10,000 लेना है। रिटेन अर्निंग में यहाँ पे 25 दिखाऊंगा, लेकिन आपको नोट्स में बोल दूंगा ना ओपनिंग क्या था। तो बाकी सब ऐसे करके आप पहुंच जाओगे डेट ऑफ एक्विजिशन के नेट एसेट तक। यू आर गेटिंग द पॉइंट? Including the fair value of consideration paid in consolidation working, confirm the basis of share exchange between the parent entity and subsidiary who are agreed to sell their equity shares. The proportion of the subsidiary entities issued share capital that has been acquired by the parent along with the relevant ratio or proportion to calculate the number of। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये कई बार क्या होता है पता है, जो बाइंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी, वो क्या करेगी कि आपके कंपनी का कुछ खास वैल्यूएशन नहीं है, मैं आपके 3 शेयर के बदले मेरा 1 शेयर दूंगा। क्या बोलेगा कि आपके जो 80% शेयर में परचेस कर रहा हूं ना, वो कैसे करूंगा कि आपके 3,000 शेयर परचेस करूंगा। जैसे ही मैं परचेस करूंगा, उसके सामने मैं क्या करूंगा, आपको 1,000 शेयर्स मेरे दे दूं। गॉट इट? तो उसकी बात चल रही है कि रेशियो आपको देखना है, क्या आपने डिसाइड किया, क्या प्रोपोर्शन आपको सामने मिलने वाला है। ठीक है, शेयर इश्यूड कैपिटल परसेंटेज अक्वायर्ड बाय पी इनटू रेशियो इनटू फेयर वैल्यू ऑफ पी शेयर। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो सम करेंगे तो एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, check to see if P has accounted for the issue of shares and the cost of the investment in its own statement of financial position. If not, you will need to do this as follows. Cost of, basically क्या बोल रहा है पता है,
कोई बार आपको सम टफ करने के लिए वो क्या करेगा कि आपको जो डेटा देगा ना वो एक्विजिशन के वक्त का देगा, फिर क्या बोलेगा इसके बाद मैं ऐसे ऐसे शेयर देने की सोच रहा हूं। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाली एंट्री जो आप शेयर इश्यू कर रहे हो वो बाकी होगी, तो वो आपको करनी है। डेबिट कॉस्ट, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम, गॉट इट? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है ये पॉइंट? And ensure that increase in issued share capital and premium is also reflected, जो increase किया वो reflect करो। Illustration 6। तो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको कल के लिए रखते हैं, नहीं तो हैवी हो जाएगा। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना। बेसिकली वो जो 5 स्टेप्स है ना, वर्किंग नोट 1 2 3, पहले आप स्ट्रक्चर करते हो, उसके बाद उसके बाद क्या, वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेट असेट्स, गुडविल, एनसीआई, रिटेन्ड अर्निंग, ये वाले कॉन्सेप्ट्स कर लो। ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पे बेस्ड है, तो इसको कल टच करेंगे ताकि मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है? तो चलो आज के लिए लेक्चर यहीं रखते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम, पढ़ते रहो, चलो बाय।